नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द रेड माइक पैसा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। आप जानते हैं कि जो लोग निवेश करते हैं उन सारे लोगों की सांसें अटकी हुई हैं और उसका कारण ये है कि लगातार इस साल की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि चाहे निफ्टी 50 हो या और अलग अलग जगह जहां आपने निवेश किया हो, स्टॉक मार्केट में एक जनरल ट्रेंड दिखाई दे रहा है नीचे की ओर। लेकिन पिछले हफ्ते, बीते हफ्ते में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा, कुछ सुधार दिखा। जो लाइन लाल लाल हो गई थी वो हल्की सी हरी दिखी, ग्रीन शूट्स जैसा एहसास लोगों को होने लगा। लेकिन आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अमन अग्रवाल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इज द वर्स्ट ओवर और येट टू कम। किस तरीके से स्टॉक मार्केट को समझा जाए, ये काम किस तरीके से करता है, वो जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग आनन फानन में बेचना भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे नए लोग आए थे, तो वो क्या करें। जानकारी एक बहुत बड़ा हथियार होता है ऐसे वक्त में, तो सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास है ये। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल और एकदम छूटते ही मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पिछले हफ्ते हमने हल्का सा सुधार देखा है, बहुत बड़ा नहीं, जनवरी के मुकाबले तो अभी भी कम है, लेकिन जो हमने सुधार देखा है, क्या अब हम ये समझें कि अब स्टॉक मार्केट दोबारा धीरे धीरे करके उठने का ट्रेंड शुरू हो गया है, या अभी जरा उम्मीद पर लगाम लगाई जाए? नहीं, मेरे विचार में थोड़ा सा रुख जरूर बदला है, पर उसके काफ़ी सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें कुछ देखने को मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बॉटमिंग जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बॉटम, रॉक बॉटम आ गया है और उसके ऊपर अब जाएगा, बिकॉज उसके भी कोई अभी आसार हमें या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिससे हमें लगे कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगेंगी हिंदुस्तान में एफआईआईज या एफपीआईज की, जिनकी वजह से गिरावट हमें पिछले 5-6 महीने में देखने को मिली है। बिकॉज उनका विड्रॉल हुआ है, एक्सटेंसिव विड्रॉल्स हुए हैं और वो विड्रॉल्स वापस आते डायरेक्टली हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जरूर जो है मार्केट से रिस्पॉन्ड कर रही थी पॉजिटिवली, इंडस्ट्री भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी, इंडिया भी अच्छा परफॉर्म किया, तो वो कारण नहीं रहे कि स्टॉक मार्केट गिरावट की तरफ। पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की तरफ से जो इंफॉर्मेशन सेंसिटिविटी आती है, एक सोच विचार होता है कि ऐसा अंतर्राष्ट्र में हो रहा है तो हिंदुस्तान में भी थोड़ा उसका इम्पैक्ट हो सकता है। उसकी वजह से काफ़ी हद तक हमें गिरावट देखने को मिल रही थी और अभी भी आगे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। जब आप डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी बहुत गिरावट कहते हैं, या आप ये कहते हैं कि अभी भी वो बॉटम पर नहीं पहुंचा है और हमको और कुछ देखने को मिल सकता है, तो हाउ मच गिरावट इज टू मच गिरावट? मतलब आप क्या क्या माने? जैसे ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए निवेशक, बहुत सारे नए लोग जिनको म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं था, मार्केट से कोई लेना देना नहीं था, वो कोविड के बाद जुड़े। और जुड़े तो कोविड के बाद तो आप जानते ही हैं कि कैसे सेंसेक्स भागा ऊपर की ओर, कहां वो 20,000 पर था और कहां फिर वो 80,000 टच कर गया। तो पहली बार एक मेजर चर्न ये वो नए निवेशक देख रहे हैं अपने जीवन काल में। तो ऐसे निवेशकों को आप क्या बताएंगे कि कितना और गिरते हुए अभी देखें, कब तक देखें, कितना संयम बरतें? देखिए जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से हमने पिछले 5-6 महीने में गिरावट देखा है कैपिटल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में हिंदुस्तान में, हम उस तरीके का गिरावट बिल्कुल अब नहीं देखेंगे। उस गिरावट के अंदर रुकावट आई है और कम गिरावट देखने को मिल जाएगा। कोई परसेंटेज टर्म में मैं नहीं कह पाऊंगा कि इतने परसेंट है, मैंने अभी डेटा एनालाइज नहीं किया है कि मैं कह सकूं कि आपको इतने परसेंट के करीब गिरेगा या इतने परसेंट नहीं गिरेगा। पर पहली बार जो फॉल देख रहे थे वो फॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा, एक्सटेंसिव फॉल जो देख रहे थे हम। दूसरा, अब थोड़ा बढ़ता घटता हमें दिखाई देगा जैसे नॉर्मली एक शेयर मार्केट को बिहेव करना चाहिए, इसी के से होगा। पर उसमें भी अभी थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा, बिकॉज जिस मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की वजह से, उसके 4-5 कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जैसे आ रहे हैं। एक तो ट्रम्प साहब के अपॉइंटमेंट के बाद जो उनकी नीतियां होनी चाहिए उसमें क्लैरिटी की उम्मीद की जा रही थी, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। जरूर एक टैरिफ वॉर की बात हो रही है, टैरिफ का स्ट्रक्चर हो रहा है। हमें समझना ये जरूरी है कि अमेरिका को टैरिफ लगा के कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जो है, जो ज़्यादातर देश उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सामान, वो एक कंज्यूमर, एक आम कंज्यूमर का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे हम बेसिक गुड्स सर्विसेज कहते हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो सर्विसेज को अगर वो महंगा करता है तो एक आम आदमी के लिए राहत की जगह वो मुसीबत क्रिएट करने की बात कर रहा है।
तो इसलिए जरूर वो चाहता है कि इक्विटेबल प्लेटफॉर्म हो, कि मैं जो सामान बेच रहा हूँ उसमें भी इतना टैरिफ ना लगे और आपसे जो सामान ले रहा हूँ उस पर फिर मैं टैरिफ ना लगाऊं। जैसे उसने हिंदुस्तान के लिए भी कहा कि अगर हिंदुस्तान एग्री करता है तो मैं भी एग्री करता हूँ कि आगे टैरिफ नहीं लगाऊंगा, पर एक फ्री वे नहीं चलेगा। तो अभी भी वो एक क्लैरिटी टैरिफ के मामले में भी नहीं आ रही है, जबकि ये कह जरूर रहा है पर करना बहुत डिफिकल्ट है किसी भी देश के लिए इमीडिएटली भी लगाना। लगाने को तो लगा देगा, पर जो उससे महंगाई बढ़ेगी और उनकी जो, क्योंकि 90% 98% जो प्रोडक्ट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से चाहे अमेरिका खरीदता है, हिंदुस्तान की तरह नहीं है। हम तो 99% सेल्फ सफिशिएंट देश हैं। अब ज्यादातर प्रोडक्ट्स हम अपने खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ इंट्रोड्यूस बाहर से खरीदते हैं, ठीक है जी। पर जहां पे वो सब कुछ ही बाहर से खरीद रहा है वहां पे उसको ये इंट्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, जो एक इन्फ्लेशन की थ्रेट अमेरिका के ऊपर छाई हुई थी, जो उन्होंने अपनी इलेक्शन अपॉइंट होने से पहले जो उनकी स्पीच थी, प्रेसिडेंशियल फर्स्ट स्पीच जो थी, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया, उसको भी अभी वो कोई नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि हम ऑयल के को यूज करके करेंगे, पर अभी भी उन्होंने ऑयल को पिछले 1-1.5 महीने में नहीं यूज किया है। तो इसलिए जो चीजें उन्होंने कहीं और करना चाहते हैं जिसकी वजह से कुछ राहत मिल सकती है अमेरिका को, और जिसकी वजह से कुछ स्टेबिलिटी हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर और ट्रेंड्स में नजर आए, वो अभी हमने देखने को मिल नहीं पा रही है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है तो हम देखेंगे थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहेगा। पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये भी क्लैरिटी हो गई है कि अमेरिका एक सेफ देश नहीं है अपना पैसा रखने के लिए। तो इसलिए हम देखेंगे कुछ फंड्स जो FIIs और FPIs हिंदुस्तान से और कुछ डेवलपिंग इकोनॉमी से, इमर्जिंग इकोनॉमी से या मार्केट से, एशियन मार्केट से विड्रॉ करके लेके गए थे, उनका रुझान वापस हिंदुस्तान में आता हुआ और कुछ और देशों में आता हुआ नजर आएगा। आपने दो बातें बोली जो बड़ी रोचक लगी। जब आप शुरुआत में अपना वक्तव्य दे रहे थे तो मुझे ये लगा कि अगर ट्रंप ही डिसाइडिंग फैक्टर हैं, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा रोल प्ले करता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर और नीचे जाने में, तब तो अभी तो 4 साल और देखना है इनको, तो 4 साल तक क्या नीचे ही रहेगा। लेकिन फिर आपने ये जो दूसरी बात बोली उसने थोड़ी सी उम्मीद जगाई कि ये जो असमंजस की स्थिति है ये वो वहां बैठे हुए निवेशक भी देखेंगे, जिस वजह से हो सकता है वो अपना पैसा वापस हिंदुस्तान लेकर के आए। तो आपको लगता है कि यही एक उम्मीद की किरण बड़ी बन सकती है बाजार में वापस उछाल आने की? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर पहली बात जो मैंने कही वो इसलिए कही क्योंकि जो हमारा फॉल हमें देखने को मिला है वो अंदरूनी कारणों की वजह से नहीं है। ज्यादातर जो मार्केट्स में फॉल होता है, कोई स्कैम हो गया, कोई मेजर बस्ट हो गया, कोई मेजर लॉसेस आ गए कंपनीज के रिपोर्ट किए हुए अपने एनुअल रिपोर्ट्स में, या कोई मतलब ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से जो है ना फॉल हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। ये तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो हो रहा है वो FI और FPIs के विड्रॉल्स की वजह से हो रहा है, और वो विड्रॉल्स इसलिए हो रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सिचुएशन है और अमेरिका की स्पेशली सिचुएशन जो है, आप ये समझने की कोशिश करिए कि जहां जो देश 1 या 2%, 1% बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता था, ज्यादातर बैंक जो है 0.25, 0.15, 0.3 ऐसे परसेंट ऑफ इंटरेस्ट देते थे, वहां पे 5.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इस समय, और डॉलर की स्टेबल रहा है, और उन्होंने स्टेबलाइज कर लिया है पिछले जबकि 97, 98 सॉरी 2007, 2008 के क्राइसिस के बाद वो स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे थे, पर अब स्टेबल कर लिया है। उसके बाद भी वो एक स्थिति ऐसी सिचुएशन है कि लोग सोचते हैं कि सेफ है, इसलिए वहां पे जब रेट ऑफ रिटर्न मेरे को एक ट्रेजरी बॉन्ड में ज्यादा मिल रहा है वहां के, तो मैं क्यों ना उस सेफ्टी को लूं और एक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जहां इतनी सेफ्टी नहीं है वहां पे उस पैसे को रखूं। तो लोगों ने मूव किया था, बट ये जब समझ आए कि इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही है, उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और फेड जो के हाथ से इकोनॉमी निकलती जा रही है, और जब प्रेसिडेंट कह रहा है वो भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो एक असमंजसता बढ़ती है। इस वजह से ट्रंप का जो कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट फॉल में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। नॉट अदरवाइज इंडिया की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, ये समझना जरूरी है। वी आर नॉट एन इंटरनेशनल एक्सचेंज जैसे हांगकांग एक्सचेंज है या NYSE है या लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं उसमें इंटरनेशनल कंपनीज डायरेक्टली लिंक्ड होती है, मतलब अमेरिका की, यूके की, फ्रांस की, जर्मनी की कंपनीज डायरेक्टली लिस्टेड होती हैं। यहाँ पे जो उनकी कंपनीज लिस्टेड है वो सिर्फ इंडियन कंपनीज लिस्टेड है। तो जब इंडियन कंपनीज में कोई प्रॉब्लम होगी तो उनका इफेक्ट हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा, या वो अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं या कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तब देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें ट्रंप इफेक्ट हमें इस बार देखने को और बार हमें जिक्र करने को आ रहा है, पर अदरवाइज एज सच अमेरिका के साथ या ट्रंप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पर क्योंकि फंड्स मूव किए हैं पिछले 4-5 महीनों में अमेरिका की तरफ, और क्योंकि अमेरिका का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस समय,
और अभी भी कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्लैरिटी की तरफ, देखिए एआई की तरफ उसने क्लियर कर दिया, एआई में कितना होना है, तो जो एआई बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिप्टो में उसने क्लियर किया, तो हम देखेंगे क्रिप्टो बेस्ड स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो इंडिया में है या वहां पे, उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो जो सेक्टर्स वो क्लैरिटी देता जा रहा है कि मेरा अगले 3-4 साल में क्या रुख रहेगा, उनमें स्ट्रीमलाइन क्लियर होती जाएगी। इसीलिए हमें थोड़ा रुझान बढ़ोतरी की तरफ भी देखने को मिल सकता है। जैसे अभी ट्राइवेफ का उन्होंने थोड़ा डर कम किया कि अगर हिंदुस्तान कर रहा है तो मैं भी लगाने को तैयार नहीं हूं, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा उसमें, पर अगर हिंदुस्तान नहीं मैं करूंगा। स्पेसिफिकली हम देखें, ऑटोमोबाइल्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके मेजर सेल आउट प्रोडक्ट्स हैं, जो वो वर्ल्ड को देते हैं और स्पेसिफिकली इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज को दे रहे हैं। वहां पे अगर उनको मिलता है वो बेनिफिट, तो वो लेना चाहेंगे, इनकैश करना चाहेंगे। अगर उसमें कुछ स्थिरता आती है, अभी भी हमारे मंत्री गए हुए हैं, लेट अस सी कि क्या उसमें से रिजल्ट निकल के आता है, कि क्या रुक रहता है, क्या डिस्कशन रहती हैं, क्या हम डिस्कशंस कर पाते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आगे जाके स्ट्रीमलाइन होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो फॉल हम देख रहे थे वैसा फॉल अब नहीं होगा, इसलिए पैनिक सिचुएशन करने की जरूरत नहीं है। बट ये कहें कि अब एकदम से बढ़ने लग जाएगा, ये शुरुआत हो गई बढ़ावत की, अभी उसके भी कोई हमें इंडिकेटर्स या ऐसी कोई न्यूज मार्केट में आती हुई नजर नहीं आ रही। अब मैं डॉक्टर अग्रवाल आपसे जानना चाहता हूं, वो जो नए निवेशक हैं, जो पहली बार जिन्होंने इस तरीके का दे सॉ मेहम, क्योंकि क्या है कि अब आपने कई बार देखा होगा, तो इस वजह से आप परिपक्व हैं अपने रिस्पॉन्स में, लेकिन सारे लोग नहीं हैं। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग अब, खास तौर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी इस तरीके की बात करते हैं कि अब निकाल लें क्या, एसआईपी बंद करने का वक्त आ गया क्या, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। पैनिक रिएक्शन ना हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए जी, काफी हद तक जो पैनिक रिएक्शन होना था वो पिछले 15-20 दिन में हमें देखने को मिल चुका है, जो इमीडिएट रिएक्शन होना था। अब जो ये उम्मीद सी जगी है, मेरे विचार में ये थोड़ा कंट्रोल करेगी अगले 10-15 दिन का पैनिक रिएक्शन। लोगों का रुझान रहेगा, उनको लगेगा कि अब कुछ आ रहा है, तो मेरे को उम्मीद है कि दोबारा लोग थोड़ा निवेश करने लगेंगे और उसी वजह से हमें थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई देने लगेगी स्टॉक मार्केट्स में। जैसे मैंने कहा, ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा एकदम से, बट थोड़ी स्टेबिलिटी, ऊपर गया नीचे गया, जैसे नॉर्मल ट्रेंड होता है एक मार्केट का, वो हमें अब देखने को मिलेगा। क्योंकि वो ये पिछले 2-3 दिन का जो इंसिडेंस हो, उससे थोड़ी उम्मीद जगी है लोगों की, और लोग दोबारा इन निवेश करना शुरू करेंगे। जो नए निवेशकर होते हैं, मेरे को कहना आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से रहेगा कि हमेशा फंडामेंटल्स को देख के करें। आप किसके अंदर निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी की क्या फंडामेंटल्स है, उस कंपनी की क्या ग्रोथ है। देखिए, नया निवेशकर है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो कोई भी कंपनी, चाहे वो AAA रेटेड कंपनी हो, A+ हो, B हो, कोई भी रेटेड कंपनी है, अगर आपको लगता है वो सेक्टर के बेसिस पे कर रहे हैं या कंपनी के नाम के बेसिस पे कर रहे हैं, तो आजकल ज्यादातर चीजें वेब पे अवेलेबल हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उसको देखिए किस सोर्स से वो आ रही है, किसी एक इन्फ्लुएंसर के कहने से या किसी स्पॉन्सर्ड एड के कहने से हम उस इंफॉर्मेशन को ना लें। हम जो इंफॉर्मेशन ले, जो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल है, जैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट है, आप जो कह रहे हैं एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्ट्रक्चर से कह रहे हैं। जस्ट कोई आके कोई ऐसी न्यूज बना दे, यूट्यूब चैनल चलाना शुरू कर दे या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन जाए कल को, उसके कहने से आप ना करें जब उसका कोई रोल नहीं है, जिसने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ एक फेस वैल्यू की वजह से, किसी न्यूज की वजह से वो पॉपुलर हुआ है, उनके बेसिस पे मूवमेंट्स ना देके और एक जस्टिफाइड डिसीजन लें, बिकॉज उन्होंने अभी निवेश करना है। बिकॉज अगर शुरू में वो निवेश करके पैनिक कर गए तो वो मार्केट से हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर मार्केट में बने रहना है तो शुरू में थोड़ा कॉशन होना जरूरी है। एक बार जब गेम की लत लग जाती है, फिर आदमी लॉस और प्रॉफिट कंफर्टेबली ले लेता है। बिल्कुल, ये आपने जो अभी बात बोली, इन्फ्लुएंसर्स यानी कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जो जिस तरीके से प्रभावित करते हैं, मैं ये भी आपको बता दूं कि सेबी की गाइडलाइंस हैं जो मना करती है कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही आप बात करेंगे और आप लाइव मार्केट डेटा के बारे में बात नहीं करेंगे, आप किसी स्पेसिफिक शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वजह से हमने जब जब डॉक्टर अग्रवाल से बात की है, दर्शकों या और भी जितने एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आते हैं, वो कभी आपको ये बताते हुए नहीं दिखाएंगे कि ये वाला स्टॉक उठा लो, वो उठा लो। ये कोई भी अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर इस तरीके की बातें नहीं बोलेगा। एक जनरल ट्रेंड बता देंगे, किस तरीके के किस थीम के स्टॉक्स, वो सब बता देंगे, लेकिन स्पेसिफिक्स कभी नहीं बताएंगे। और ये इसको लेकर के आदेश भी हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब पर अब डिस्क्लेमर्स भी डालना शुरू कर दिया है यूट्यूब ने ही, खास तौर से जब इन सब चीजों के बारे में बात होती है। डॉक्टर अग्रवाल, ये पैनिक ना फैले, आपको लगता है कि अब वो डिसिप्लिन धीरे धीरे करके आ जाएगा, जब लोग देखेंगे कि अब
वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है या स्टेबलाइज हो गया है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है, तो अपने आप लोगों का वो जो डर था वो खत्म होगा। बिल्कुल खत्म होगा जनाब। देखिए, कोविड आया, कोविड के बाद खत्म हुआ, उससे पहले एड्स आया, उससे पहले और प्रॉब्लम आई, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मार्केट डिप्स हुई हैं। कोविड ने तो उल्टा लोगों को समझा दिया कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, इतने सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं वो लोगों को एजुकेट करने के लिए कि स्टॉक मार्केट में पिछले करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं पिछले 20-25 सालों में। पर जितना बिना पैसा खर्च किए कोविड ने सिखा दिया लोगों को शेयर मार्केट पे आना, मेरे विचार में इनमें से कोई भी एजेंसी मेरे बात से शायद तक वाकिफ रहे ना रहे, पर नहीं सिखा पाई पिछले 25-30 सालों में, इतना रुझान नहीं हुआ शेयर मार्केट के प्रति। तो ऐसे शॉक्स भी आए हैं जहां पे इकोनॉमीज ग्रो डाउन की गई हैं। अमेरिका है, यूके है, यूरोप है, अभी भी डाउन चल रहा है कोविड के बाद से, इनमें भी फॉल आता है, पर लोगों में रुझान आ रहा है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान में भी हुआ, वो देखने को मिला, बढ़ोतरी हुई है। तो इससे भी बड़े डिप्स देखे हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, और वो भी वापस आए हैं मार्केट में। तो मेरे को कोई दो राय नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं चढ़ेगा। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, कितने समय में हम देखेंगे उसको। और होल्डिंग की पोजीशन तो आपके पास रहती ही है। अगर आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेशंस नहीं करती है, कल आई परसों चली गई, तो उसके तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे को याद है जब आईटी बबल आया था 2000 के अंदर आसपास, उस समय काफी सारी कंपनीज ने अपने नाम के आगे आईटी लगा लिया, उनके शेयर्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे, मतलब लॉसेस में चल रहे थे फेस वैल्यू से भी। पर जैसे ही उन्होंने वर्ड अपना आईटी लगाया तो वो शेयर मार्केट से प्रॉफिट में 15-20-25 रुपए ऊपर चलने लगे फेस वैल्यू से। अब आप सोचिए कि अगर ये आईटी लगाते बिकॉज लोगों को लगा हर्ट बिहेवियर था कि आईटी की फर्म होगी, ये देखने की कोशिश नहीं की कि आईटी की है या किसी और चीज की है, वो एकदम से इन्वेस्ट करने लग गए। तो इस टाइप का हर्ट बिहेवियर जहां होता है वहां पे जरूर प्रॉब्लम आती है, बिकॉज अब ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेशन है, किसी ने आईटी लगा दिया, अपना पैसा कमाया, कंपनी बेची और निकल गए। तो इस टाइप में लॉसेस ज्यादा होने की उम्मीद होती है। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप थोड़े बहुत भी फंडामेंटल उस कंपनी के, क्या कंपनी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, और आज के समय में इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ो, सिर्फ न्यूज़पेपर में आते थे आंकड़े, अब तो आपको वेब पे मिल जाते हैं, अच्छे लगे या बुरे लगे मिल जाते हैं, उस कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे फंडामेंटल्स हैं, कैसी कंपनी चल रही है, और उस विचारधारा से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे विचार में आपको लॉसेस लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में नहीं होंगे, और आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल, एक चीज हम हमेशा हर म्यूचुअल फंड के ऐड के बाद सुनते हैं, तेजी से बोला जाता है, कुछ लोग धीरे धीरे भी बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है, कृपया ऑफर दस्तावेज पूरी तरीके से पढ़ें। हाँ, तो द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये जो कोविड के टाइम के बाद मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बैठ करके किसी ने कागज पढ़े होंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये एक झटका लोगों को वो मजबूर कर देगा कि ठीक है आएंगे तो, लेकिन अब जरा डॉक्यूमेंट थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे, अब चीजें और अच्छे से समझ लेंगे, एंड दैट इज एक्चुअली अ ग्रेजुएशन इनटू बिकमिंग अ बेटर क्वालिफाइड इन्वेस्टर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नॉर्मली अगर हम टेक्निकली सोचें तो ऐसा होना चाहिए कि जब एक बार इंसान को झटका लग जाता है तो वो थोड़ा सुधर के काम करता है। पर अगर ह्यूमन बिहेवियर को देखें और बिहेवियरल साइंस को अगर हम पढ़ें, और रिसर्च पेपर्स भी हैं इसके ऊपर, अगर हम मार्केट्स को ही देखें, देखिए अगर हम पिछले 100 साल को देखें तो ऐसी कोई मार्केट नहीं है जो क्रैश नहीं करी। इतने सारे क्रैश होते हैं फिर दोबारा क्रैश करती है। ऐसा नहीं कि केतन पारिक नहीं आए या हर्षद मेहता नहीं आए या और ऐसे डॉन्स जो मार्केट को बिगाड़ दें, वो नहीं आए हैं। हिंदुस्तान में क्या, विश्व में भी आए हैं, एक के बाद एक आते हैं। तो ये कहना कि ह्यूमन बिहेवियर समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तब हम कहते हैं हमारी लॉस लेने की कैपेबिलिटी, बियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। तो इसलिए हम लोग वर्क नहीं करते हैं और फिर हम हर्ट बिहेवियर के बेसिस पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। शुरू में हम बड़ा कंस्ट्रक्टिव सोच समझ के काम करते हैं, बट बाद में क्या होता है, क्योंकि हर्ट बिहेवियर होता है, मतलब जैसे लोग कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं उसको इमीडिएटली करो, नहीं तो अगर मार्केट का टाइम निकल गया तो मेरा पैसा नहीं बनेगा। एक ये जो दिमाग में आ जाती है चीज कि अभी ये समय सही है, बाद में समय पता नहीं कैसा होगा, अगर हम इस टाइप को लेके चलेंगे तो हम लोग ये बार बार जो इंसिडेंसेस होते हैं वो होते रहेंगे। अगर हम कंस्ट्रक्टिवली सोचेंगे कि देखिए मेरे को रहना है, मैंने निवेश करना है, मैं सिर्फ आज के लिए नहीं हूं, मेरे को आगे भी आगे 10 साल इस मार्केट में रहना है, उसको सोच के मैं निवेश कर रहा हूं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो आपने कहा समझ के, सोच समझ के, जो हमारी प्रॉब्लम हुई उनको देखते हुए फिर आगे बढ़ सकेंगे।
ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। और इससे जुड़ी हुई मेरा आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर अग्रवाल, अभी जैसा भी मार्केट है नीचे आया, जिसको कुछ लोग करेक्शन कहते हैं, कुछ लोग स्लंप कहते हैं, अलग अलग तरीके से संबोधित करते हैं, आपको लगता है कि मार्केट का नीचे जाना दरअसल उन सारे निवेशकों के लिए एक शुभ संकेत है जो आना चाहते थे, घुसना चाहते थे, निवेश करना चाहते थे, तो आपके लिए एक मौका क्रिएट हुआ है कि अब आप शेयर उठा लीजिए, दाम कम है, कल को फिर बढ़ आप जाएगा। बिल्कुल, आपने मेरे मुख की बात छीन ली। ये एक जो है पॉजिटिव साइन है। हर एक चीज में हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे। नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिविटी होती है। तो इसलिए जैसे कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो वो टनल की लाइट को देखना बहुत जरूरी है और उसी से हमारी उम्मीद बनती है आगे चल के। तो मेरे विचार में ये एक बहुत अच्छा संकेत सिर्फ नए निवेशकों के लिए नहीं है, ये उन निवेशकों के लिए भी है जो ओवर एक्सपोजर ले चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में, जो घुसे, उनको कुछ रुझावन हुआ, पैसा बना और वो एक के बाद एक आगे बढ़ते जा रहे हैं ये सोचे बिना कि आगे क्या होगा, कैसा होगा। और वो अपना मेन धंधा छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, वो सिर्फ, अब तो कुछ लोग हैं जो इनको मैं जानता हूं जो बिजनेस कम्युनिटीज है, अपना काम धंधा छोड़ के वो सिर्फ वो शेयर मार्केट में लगे हुए हैं। जितना परसेंट टाइम वो अपने बिजनेस में लगाते थे उसको छोड़ के शेयर मार्केट में इतना टाइम लगाते हैं। मेन रहना चाहिए। शेयर मार्केट अगर आपका मेन बिजनेस है तो उसको मेन बिजनेस बना के चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर नहीं है तो उसको उसी तरीके से रखे, चाहे वो हॉबी है या एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, उसी तरीके से उसको लेके चले। उसको ऐसा ना बनाए कि आपको आगे जाके खाई में गिरना पड़े। तो मेरे विचार में ये उनके एक संकेत है कि देखिए मार्केट नीचे भी जा सकती है, सिर्फ ऊपर बढ़ती नहीं है। जी, चलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2-3 बार आपको फोन आ गए हैं, हो सकता है कुछ निवेशक जो हैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहते हो तो आप उनसे बात कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, हमेशा बढ़िया रहता है आपसे बात करके, थोड़ी सी उम्मीद जगती है, थोड़ा सा लोगों में विश्वास जगाने का एक मौका भी मिलता है। तो हमारे साथ जुड़े आप द रेड माइक पैसा के इस एपिसोड में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।